गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का ये जो लेक्चर होने वाला है ये है क्लास 11th के लिए। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फोर्स। ठीक, बेसिकली फोर्स के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा कि आखिर ये फोर्स होता क्या है, कि इस फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें फोर्स के टर्म की बात करें तो प्रैक्टिकली आप सबने कभी न कभी ये सुना होगा, कभी न कभी ये फील किया होगा कि हाँ फोर्स कुछ ना कुछ होता है। लेकिन अगर हम फोर्स की थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल डेफिनेशन की बात करें तो आखिर ये फोर्स होता क्या है उसको समझो। अगर मैं बात करूं कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट पर किस तरीके से क्या एक्शन हो सकता है, ठीक, उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर पढ़ेंगे फोर्स की डेफिनेशन। अब समझो, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अभी इस प्लेस पे था, इसकी पोजीशन ये थी। मैंने क्या किया, कुछ ऐसा किया कि इसकी पोजीशन ये शिफ्ट हो गई। अब ये ऑब्जेक्ट खुद तो चल के नहीं गया है, मैंने यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिस वजह से ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है। तो मतलब यहाँ पर एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दे रहा है। सेकंड एग्जाम्पल, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है वो अभी रेस्ट कंडीशन में है, अब ये ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में आ गया। तो इसका मीनिंग हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा एक एक्सटर्नल एजेंट है जो रेस्ट में आए ऑब्जेक्ट को मूविंग कंडीशन में कर दे, या फिर मूविंग कंडीशन में कोई ऑब्जेक्ट हो उसको रेस्ट कंडीशन में कर दे। सेकंड एग्जाम्पल, अभी इस ऑब्जेक्ट का साइज ये है, मैंने यहाँ पर एक एक्सटर्नल एजेंट वर्क कराया और उस एक्सटर्नल एजेंट ने इसका साइज ये कर दिया। तो इसका मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं कि इन सारे के सारे केसेस में एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है जो क्या कर रहा है, या तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दे, या ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दे। स्टेट ऑफ मोशन इन द सेंस रेस्ट कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है उसको मूविंग कंडीशन में कन्वर्ट में कर दे, और जो ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में उसको रेस्ट कंडीशन में कन्वर्ट कर दे। सेकंड, उस ऑब्जेक्ट के शेप को कन्वर्ट कर दे, या फिर उस ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज कर दे। तो यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट ये सब वर्क कर रहा है, पोजीशन को चेंज कर दे रहा है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दे रहा है, उसके शेप और साइज को चेंज कर दे रहा है। तो इसी एक्सटर्नल एजेंट को ही हम क्या बोलते हैं, फोर्स। क्या बोलेंगे, ये जो एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को, ऑब्जेक्ट के साइज को, शेप को चेंज कर दे, उसी एक्सटर्नल एजेंट को ही बोला गया है फोर्स। देखो छोटी क्लास में आप जो डेफिनेशन पढ़ते आए थे फोर्स की वो आप भूल जाओ। छोटी क्लास में डेफिनेशन क्या थी, छोटी क्लास में डेफिनेशन ये थी कि द पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो पुश हो रहा है या पुल हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, फोर्स। अब जब आप बड़ी क्लास में आ गए हो तो फोर्स की जो डेफिनेशन है वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन आ जाएगी, और इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, द फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच कैन चेंज द पोजिशन और स्टेट ऑफ मोशन और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। क्या है, द फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच कैन चेंज द साइज, पोजिशन एंड स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होने वाला वो एक्सटर्नल एजेंट होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, उस ऑब्जेक्ट के साइज को, या फिर उस ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दे। तो उसी एक्सटर्नल एजेंट को ही हम क्या बोलेंगे, फोर्स। तो अगर मुझे यहाँ पर फोर्स की डेफिनेशन निकालनी हो तो फोर्स की डेफिनेशन क्या आएगी, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट which can change the position, size or state of motion
ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स क्या है? एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो क्या कर दे, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, शेप, साइज और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दे, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स। इसको हम बेसिकली डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ एंड इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज न्यूटन। इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है? न्यूटन। और न्यूटन को हम शॉर्ट फॉर्म में एन लिखते हैं। अगर मुझे फोर्स की फॉर्मूले की बात करनी हो तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को एम से और एक्सेलरेशन को ए से। तो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले से फोर्स की यूनिट ऑफ मेजरमेंट निकालूं तो इस फॉर्मूले से फोर्स की यूनिट ऑफ मेजरमेंट आएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो, मास की किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर को ही हम बोलते हैं न्यूटन। तो अगर मुझे कोई बोले कि 1 न्यूटन की वैल्यू किसके इक्वल होती है, तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? चलिए, अब इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप सब लोगों ने इसको फील किया होगा लेकिन कभी इसके बारे में सोचा नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनर्शिया। इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इनर्शिया। समझो आखिर ये इनर्शिया क्या कहलाता है, आखिर ये क्या होता है। पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। आपने कभी ये सोचा ही नहीं होगा कि सपोज आप एक बस में बैठे हो, बस अभी मूविंग कंडीशन में है और बस चलते चलते सडनली जो बस का ड्राइवर है वो ब्रेक लगा दे, तो आप क्या होते हो? आप अचानक से क्या होते हो? आप अचानक से आगे की तरफ खिसक जाते हो। सबने फील किया होगा कि अगर आप बस में बैठे हो और बस का ड्राइवर सडनली ब्रेक लगा दे, तो ब्रेक लगाने पर क्या होता है कि आप अपने आप, ना चाहते हुए भी आप अपने आप आगे की तरफ खिसक जाते हो। दूसरा एग्जाम्पल कि सपोज इन केस गाड़ी मूविंग कंडीशन में ना होके रेस्ट कंडीशन में है, आप एक ऐसी बस में बैठे हो ठीक, जो अभी रुकी हुई है, और अगर गाड़ी का ड्राइवर सडनली एकदम से गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दे तो आप पीछे की तरफ खिसक जाते हो। आपको ऐसा लगता है जैसे आपको किसी ने पीछे की तरफ धक्का दे दिया हो। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं। जब गाड़ी चल रही थी सडनली रुक गई, तब हम आगे की तरफ गए। जब गाड़ी रेस्ट कंडीशन में थी और सडनली मूविंग कंडीशन में आई तो हमको फोर्स कहाँ लगा? पीछे की तरफ। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि बेसिकली जब वो बस मूविंग कंडीशन में थी, उस कंडीशन में आपकी बॉडी भी मूविंग कंडीशन में थी। मतलब कि आपकी बॉडी कैसे चाहती थी? आपकी बॉडी मूव करना ही चाहती थी। लेकिन जैसे ही जिस बस में आप बैठे हो वो बस रेस्ट कंडीशन में आ गई, मतलब रुक गई। जैसे ही बस रेस्ट कंडीशन में आई तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है, इस चेंज का क्या करेगी? अपोज। पहले क्या थी? मूविंग कंडीशन में, और बस में आप बैठे हो, बाद में क्या होगा? रेस्ट कंडीशन में। तो मूविंग कंडीशन से ये रेस्ट कंडीशन का जो चेंज हो रहा है, हमारी बॉडी उस चेंज का अपोज करती है, और उसी अपोज करने के चक्कर में हमारी बॉडी जब गाड़ी रुकती है, जब बस रुकती है, तो एकदम से आगे की तरफ खिसक जाती है। तब यहाँ से कुछ ना कुछ इनर्शिया समझ में आ रहा होगा। इनर्शिया आखिर क्या होता है, अब इसको समझो। दोनों केस को ध्यान में रखना। ठीक, क्या होता है कि इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से
वो ऑब्जेक्ट खुद की होने वाली स्टेट ऑफ मोशन के चेंज का अपोज करे। क्या बोला गया है कि क्या है इनर्शिया? इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो बॉडी खुद में होने वाले स्टेट ऑफ मोशन के चेंज का अपोज करे, तो उसी प्रॉपर्टी को ही बोला गया है इनर्शिया। किसका अपोज करे? मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन, मतलब कि स्टेट ऑफ मोशन क्या हो गया? मूविंग कंडीशन से रेस्ट कंडीशन या रेस्ट कंडीशन से मूविंग कंडीशन। तो क्या बोला गया कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन में स्टेट ऑफ मोशन में चेंज का जो प्रॉपर्टी अपोज करती है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। तो अगर मुझे यहाँ पर इनर्शिया की डेफिनेशन निकालनी हो, इनर्शिया की डेफिनेशन क्या आएगी? क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी due to which it oppose the change in state of motion। क्या बोला गया है कि इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से वह उसकी स्टेट ऑफ मोशन में होने वाले चेंज का अपोज करती है, उसी प्रॉपर्टी को ही क्या बोला गया है? इनर्शिया। स्टेट ऑफ मोशन में चेंज का मीनिंग क्या हो गया कि अगर बॉडी मूविंग कंडीशन में है तो सडनली मूविंग कंडीशन से किस में आ जाए? रेस्ट कंडीशन में रुक जाए। सेकंड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन से सडनली मूविंग कंडीशन में आ जाए। तो इसी चेंज को ही हम क्या बोलेंगे? चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। इतना समझ में आ गया? अब आता है टाइप्स ऑफ इनर्शिया। देखो बेसिकली हमारी जो मोशन की कंडीशन है वो 3 कंडीशन हो सकती है। पहला, ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में हो। सेकंड, ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में हो। थर्ड, ये कंडीशन हो सकती है कि हम एक बस में बैठे हैं और बस एक सर्कुलर रोड पर टर्न ले रही है। तो उस कंडीशन में भी आपने ये फील किया होगा कि सपोज कोई रोड इस तरीके से है, यहाँ से रोड स्ट्रेट था, यहाँ से बस आ रही है, आप बस में बैठे हो, सडनली अगर बस टर्न ले तो आपने ये फील किया होगा कि जैसे ही बस टर्न लेती है स्पीड में, तो उस कंडीशन में आप जो विंडो होती है, जो खिड़की के साइड, अपने आप इस तरीके से तिरछे हो जाते हो। ना चाहते हुए भी आप तिरछे हो जाओगे। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अभी आप कैसे थे? एक वन डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। अभी तो आप जब स्ट्रेट मूव कर रहे थे तो उसके अकॉर्डिंग आप एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे। तो मतलब आपकी बॉडी में टेंडेंसी क्या थी? हमारी बॉडी में टेंडेंसी ये थी कि उसको स्ट्रेट जाना है, लेकिन जैसे ही बस टर्न लेती है तो उसमें हम भी बैठे हुए, तो हमारी बॉडी भी टर्न लेगी। तो हमारी बॉडी वहाँ पर क्या करेगी? हमारी खुद की बॉडी में होने वाले टर्न का अपोज करेगी, और उस अपोज की वजह से ही हमारी बॉडी बाहर की तरफ झुक जाती है। तो अगर मुझे इनर्शिया के टाइप की बात करनी हो तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड होता है इनर्शिया ऑफ मूविंग, ठीक है, मोशन, और थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो फर्स्ट टाइप आता है टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का फर्स्ट टाइप क्या आता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड होता है इनर्शिया ऑफ मूविंग, और थर्ड होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब समझो तीनों को कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मूविंग और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। इनको हम तीनों के एग्जाम्पल से समझेंगे। मैं तीनों एग्जाम्पल आपको एक बस में ही समझा दूंगा कि सपोज ये एक बस है
और इसी बस में आप लोग बैठे हुए हैं। तो हम पहला आता है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सपोज करो ये बस अभी रेस्ट कंडीशन में है, एक जगह रुकी हुई है। बस के ड्राइवर का मन हुआ, इसने सडनली एकदम से एक्सीलरेटर को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया और सडनली एकदम से ये बस मूविंग कंडीशन में आ गई। तो हमारी बॉडी में टेंडेंसी क्या थी? हमारी बॉडी में टेंडेंसी थी अभी रेस्ट कंडीशन में रुके हुए रहने की। लेकिन जैसे ये बस चलना स्टार्ट करती है तो हमारी बॉडी भी कहाँ पर है? बस के अंदर है। तो हमारी बॉडी भी चलना स्टार्ट करेगी। तो हमारी बॉडी क्या करेगी? पहले रेस्ट कंडीशन में थी, अब ये बस के साथ में उसको ज़बरदस्ती क्या करना पड़ेगा? मूविंग कंडीशन में आना पड़ेगा। तो हमारी बॉडी इस चेंज का अपोज करेगी, जिस वजह से उस कंडीशन में हमारी बॉडी अपने आप पीछे की तरफ चली जाएगी। ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड होता है इनर्शिया ऑफ मोशन या मूविंग इनर्शिया। सपोज अभी ये बस क्या हो रही है? अभी ये मूविंग कंडीशन में है, तो इसके साथ में हम भी मूव कर रहे हैं। मतलब हमारी बॉडी में जो टेंडेंसी है वो अभी टेंडेंसी कैसे है? मोशन करने की है। सपोज सडनली इस बस के ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, अब हमारी बॉडी में टेंडेंसी क्या है? मूविंग कंडीशन में रहने की। लेकिन जैसे ही बस यहाँ पर रेस्ट कंडीशन में आएगी, स्टॉप होगी, तो हमारी बॉडी भी स्टॉप होगी। तो हमारी बॉडी यहाँ पर क्या करेगी? इस चेंज का अपोज करेगी। बॉडी में टेंडेंसी क्या है? मूव करने की, लेकिन बस के साथ में है और बस रुक गई, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? इस चेंज का अपोज करेगी। और इसी चेंज का अपोज करने के लिए हमारी जो बॉडी है ऑटोमेटिकली आगे की तरफ खिसक जाएगी। तो इस इनर्शिया को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन या इनर्शिया ऑफ मूविंग। थर्ड होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कि सपोज अभी आप बस पे चल रहे हो, बस मूविंग कंडीशन में है और ये बस अभी एक स्ट्रेट रोड पर जा रही है। कैसे मूव कर रही है? बस एक स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है। तो हमें भी टेंडेंसी क्या है? बिल्कुल एक स्ट्रेट डायरेक्शन में चलने की टेंडेंसी है। लेकिन सपोज अगर कोई टर्न आ जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमारी बॉडी की डायरेक्शन में चेंज आएगा। तो हमारी बॉडी क्या करेगी? इस चेंज इन डायरेक्शन का अपोज करेगी, जिस वजह से ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी थोड़ा सा आउटर की तरफ टिल्ट हो जाएगी। इस इनर्शिया को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या है? तीनों समझ में आ गए। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड इनर्शिया ऑफ मूविंग या इनर्शिया ऑफ मोशन, थर्ड होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉज ऑफ, पहले समझ लो, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, देखो आप लोगों ने ये बहुत बार फील किया होगा कि सपोज अगर इन केस एक गाड़ी है, उस गाड़ी पर कुछ नहीं रखा हुआ है, अगर उस गाड़ी पर हमें ब्रेक लगाना हो तो वो उस गाड़ी के ब्रेक तुरंत लग जाते हैं। लेकिन उसी गाड़ी पर बहुत सारा वेट रखा हुआ है, फिर आप उतनी ही स्पीड में ब्रेक अप्लाई कराओ तो उस कंडीशन में फिर आपकी गाड़ी के ब्रेक थोड़ा लेट लगते हैं। वो सिर्फ किस वजह से होता है? वो सिर्फ और सिर्फ होता है मोमेंटम की वजह से। ठीक, अब समझो इसको। तो लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या आती है? लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन होती है द प्रोडक्ट ऑफ, डेफिनेशन होती है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। क्या है इसकी डेफिनेशन? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। सपोज कर लो कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अभी मूविंग कंडीशन में है और ये ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मास स्मॉल m है। तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास, उसी ऑब्जेक्ट का मास जो ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है, एंड वेलोसिटी, उसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है। तो क्या बोला गया है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। तो हम यहाँ बोल सकते हैं डेफिनेशन कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट is called linear
मोमेंटम क्या होगा, मास और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा उसी को हम बोलेंगे लीनियर मोमेंटम। इट इज़, इसको हम लोग इंडिकेट कराते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल p, इसको हम किससे इंडिकेट कराते हैं, हमेशा स्मॉल p से इंडिकेट कराते हैं। एंड इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अगर मैं लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला निकालूं तो लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। क्या जाएगा, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम को हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट कराते हैं, मास को स्मॉल m से एंड वेलोसिटी को v से। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाएगा p इक्वल्स टू m इंटू v। इतना समझ में आ गया, ठीक। मास भी उसी ऑब्जेक्ट का होगा जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वेलोसिटी भी उसी ऑब्जेक्ट की होगी जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद आते हैं हमारे लॉज ऑफ न्यूटन। अब यहाँ पर ध्यान रखना आप एक बात, 11th क्लास की 70% जो फिजिक्स है वो न्यूटन के 3 लॉ में ही ख़त्म हो जाती है। ध्यान रखना, न्यूटन ने जो 3 लॉ दिए थे, 3 लॉज ऑफ मोशन, हमारी आधी फिजिक्स न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन में ही ख़त्म हो जाएगी। तो इन तीनों के तीनों लॉज को आपस में आप लोग बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। चलिए हम इनको समझने स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है हमारी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन। चलिए हमारा पढ़ेंगे यहाँ पर फर्स्ट लॉ। पहले हम इसको समझेंगे अच्छे से, फर्स्ट लॉ क्या होता है, ठीक। इसको बहुत अच्छे से समझना, फर्स्ट लॉ को भी, सेकंड लॉ को भी, थर्ड लॉ को भी। चलिए हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, इसका स्टेटमेंट होता है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट कंडीशन देन इट विल बी कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट, एंड इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इन मूविंग कंडीशन देन इट विल बी कंटिन्यू टू बी इन मूव टिल देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। कहने का मीनिंग कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है, रुका हुआ है, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा रुका ही रहेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो वो ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाहरी बल ना लगाया जाए। क्या बोला गया है, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने बोला कि मैंने इस मार्कर को यहाँ पर रख दिया, ठीक, या यहाँ पर रख दिया, अब ये मार्कर यहीं पर रखा रहेगा। मैं 100 ईयर बाद भी आऊँगा, अगर इसको कोई यहाँ से डिस्टर्ब ना करे तो ये मार्कर यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, यहीं पर रखा रहेगा। कब तक, जब तक मैं इस पर कोई फोर्स ना लगा दूँ। तो वही बोला गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तब वो मूविंग कंडीशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कराया जाए, ठीक। इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके ढेरों एग्जाम्पल है। हम तो ये बोलते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी टाइप का, किसी भी लिक्विड, सॉलिड, गैस, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी सब्सटेंस में किसी भी टाइप का अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो तभी पॉसिबल है जब उसमें कोई फोर्स लग रहा होगा। बिना फोर्स अप्लाइड किए, बिना फोर्स लगाए किसी भी बॉडी में, किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी मैटर में किसी टाइप का कोई चेंज नहीं हो सकता।
समझ गए? ठीक, तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? ये बोलता है इफ एन ऑब्जेक्ट is in rest condition then it will be in rest, and if an object is in moving condition then it will be move till there is no external force is applied। क्या बोला गया है? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक, अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि सपोज करो कि सपोज आप साइकिल पर पेडल चलाते हुए आप जा रहे हो, आपने सडनली साइकिल पर पेडल मारना बंद कर दिया, तो वो साइकिल कुछ टाइम तक या कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाती है। क्या करेगी? वो कुछ टाइम तक ट्रेवल करेगी, उसके बाद अपने आप रुक जाएगी। वो इसलिए रुक रही है क्योंकि जो सरफेस है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है, तो वहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जिस वजह से वो साइकिल स्टॉप हो जा रही है। लेकिन वहीं अगर हम सैटेलाइट की बात करें, सैटेलाइट जो आसमान में है, ठीक, सैटेलाइट्स को क्या किया जाता है? उनको बस ऊपर ले जाके ऑर्बिट में, स्पेस में ले जाके ऑर्बिट में एक बार पुश करके छोड़ दिया जाता है, तो वो इनफाइनाइट टाइम तक वहीं पर रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक, उनमें कोई इंजन नहीं लगा होता उनको चलाने के लिए, उनको तो सिर्फ क्या किया जाता है? उनको एक बार पुश कर दिया जाता है, फिर वो इनफाइनाइट टाइम तक उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसकी मोशन का अपोज करने के लिए कोई फोर्स ही नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स अकेला होता है, वो लगेगा नहीं, तो फिर क्या होता है? वो सैटेलाइट इनफाइनाइट टाइम तक वहाँ पर रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है ना? ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या है? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा, और अगर वो मूविंग कंडीशन में है तो वो मूविंग कंडीशन में ही रहेगा, जब तक कि उस ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक, मैंने इसी को अपडेटेड फॉर्म में क्या बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी टाइप का कोई चेंज अगर हो रहा है, किसी भी टाइप का, तो इसका मतलब वहाँ पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। बिना फोर्स अप्लाई किए किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी टाइप का कोई चेंज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना? अब इसके बाद सेकंड आता है सेकंड लॉ। ये हमने पढ़ लिया फर्स्ट लॉ, अब नेक्स्ट है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स या इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के चेंज होने का जो रेट होगा, चेंज मतलब बदलने का, क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के चेंज होने का जो रेट होगा वो हमेशा उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, किसके थ्रू? जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो रहा है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू अप्लाइड किए गए फोर्स के इक्वल होगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है? ठीक, हमारा है सेकेंड लॉ। इसका स्टेटमेंट होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज directly proportional to the
applied force by the body, उस बॉडी के थ्रू अप्लाइड किए गए फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या अप्लाइड किए गए फोर्स के डायरेक्टली इक्वल होता है। हम इसको बाकायदा प्रूफ कर देंगे कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो फोर्स के इक्वल होता है कि नहीं है। चलिए हम प्रूफ करते हैं। हमने मान लिया कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास स्मॉल m है, ठीक। अभी यहाँ पर इसकी वेलोसिटी u थी। कुछ टाइम के बाद यही ऑब्जेक्ट है तो इसका मास तो चेंज होगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वही है। कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v, ठीक। ये वेलोसिटी उसको चेंज होने में टाइम लगा स्मॉल t। अच्छा, मैं अगर मान लूँ इसका मोमेंटम p1 है तो यहाँ पर मोमेंटम कितना आ जाएगा, p1 इक्वल्स टू m इंटू यू, और यहाँ पर मोमेंटम कितना आ जाएगा, p2 इक्वल्स टू m इंटू वी। मैं अगर यहाँ पर फाइंड करूँ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंज आया, कितना मोमेंटम बढ़ा, तो चेंज इन बढ़ा या कम हुआ, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम देखो क्या आ जाएगा, हम क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो हमारा चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा p2 माइनस p1। दोनों की वैल्यू पुट करा तो आ जाएगा m इंटू वी माइनस m इंटू यू, ठीक। p2 की वैल्यू m इंटू वी, p1 की वैल्यू m इंटू यू। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे चेंज इन मोमेंटम, निकाल लिया हमने। अब हम निकालेंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में क्या करेंगे, जो चेंज इन मोमेंटम है इसमें हम टाइम से डिवाइड करा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा m इंटू वी माइनस m इंटू यू अपॉन टी। अब जरा ध्यान से देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, m कॉमन आ रहा है तो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू m कॉमन ले लिया तो आ जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, और v माइनस यू अपॉन टी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। तो हम v माइनस यू अपॉन टी की प्लेस पर पुट करा सकते हैं स्मॉल a। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा क्या, m इंटू ए। यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, v माइनस यू अपॉन टी की प्लेस पर क्या पुट करा दिया, स्मॉल a एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन आज ही पढ़ा है मैंने, ये फॉर्मूला होता है फोर्स। इसका फॉर्मूला आ गया, ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर हमारे क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल आ गया, फोर्स के इक्वल आ गया। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये किसके इक्वल आ गया, F के इक्वल आ गया, मतलब कि अप्लाइड फोर्स के इक्वल आ गया। अब इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखो, इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। कैसे कि कब आप लोगों ने सुना होगा कि सपोज कि क्या होता है कि सपोज करो कि जब भी क्रिकेटर लोग बॉल को कैच करते हैं तो हाथों को, जब बॉल हाथ के कांटेक्ट में आती है तो वो अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि अगर इन केस वो हाथों को पीछे ना करे, बॉल यहाँ से आ रही है और जैसे ही बॉल हैंड्स के कांटेक्ट में आए, हाथ के कांटेक्ट में आएगा, ठीक, तुरंत बॉल की जो वेलोसिटी मैक्सिमम थी वो वेलोसिटी पहले तुरंत क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब कि पहले वेलोसिटी मैक्सिमम तो मोमेंटम भी मैक्सिमम, और जैसी वेलोसिटी मिनिमम या जीरो तो मोमेंटम भी जीरो। टाइम कितना लगा, ना के बराबर 1 सेकेंड। तो यहाँ पर 1 सेकेंड में मोमेंटम मैक्सिमम से क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। मोमेंटम क्या हो रहा है, 1 सेकेंड में ही मैक्सिमम से जीरो हो जा रहा है। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि मोमेंटम के चेंज होने का जो रेट है वो बहुत हाई है। क्या है यहाँ पर, मोमेंटम की जैसी बॉल हाथ के कांटेक्ट में आई, हम तुरंत उसको पकड़ लें तो क्या है,
मोमेंटम के चेंज होने का रेट बहुत हाई है और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स बाय द बॉडी। जितना फास्ट मोमेंटम चेंज होगा, जितने जल्दी मोमेंटम मैक्सिमम से जीरो हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा वो बॉडी फोर्स अप्लाई कराएगी। तो उस कंडीशन में वो बॉल हमारे हाथों को थोड़ा सा हार्म कर देगी, हमारे हाथों पर थोड़ा सा चोट लग जाएगी। सेकंड, जब बॉल को हम कैच करने के बाद पीछे लेके आते हैं हैंड्स को, तो बॉल तो हमारे हाथ के कांटेक्ट में यहाँ पर आ गई, धीरे धीरे पीछे लेके आते हैं तो यहाँ पर जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, मोमेंटम को चेंज होने में यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम मिल गया। टाइम क्या हुआ, यहाँ पर हाथ के कांटेक्ट में आई और स्टॉप कहाँ किया हम लोगों ने, यहाँ पर किया, तो इतना टाइम इसको एक्स्ट्रा मिल गया। तो इसका मतलब यहाँ पर मोमेंटम के चेंज का रेट क्या है, स्लो है। जब मोमेंटम के चेंज का रेट स्लो है तो उस बॉडी के थ्रू अप्लाइड किए गए फोर्स की वैल्यू लेस होगी, कम होगी, तो हमारे हाथों को हार्म कम होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, आप लोगों ने ये सुना होगा कि अक्सर जब भी लोगों को मरना होता है तो वो ट्रेन की पटरी पर लेट जाते हैं, ऐसा सुना होगा। और ट्रेन का जो ड्राइवर होता है वो देख भी लेता है कि सामने कोई लेटा हुआ है, फिर भी वो ट्रेन को रोकता नहीं है, सीधे डायरेक्ट उसका राम नाम सत्य हो जाता है। इसका रीज़न है कि अगर वो ड्राइवर सडनली ये देख के ब्रेक लगा दे, जिस ट्रेन में को ड्राइवर चला रहा है, अगर वो सामने देखे कि रेलवे ट्रैक पर कोई लेटा हुआ है तो बेचारे की डेथ हो जाएगी, तो अगर वो ये सोच के ब्रेक लगा दे, तो खुद सोचो कि सपोज आप खुद सोचो जो ट्रेन होती है उसका जो मास होता है वो कई हजार कुंटल में होता है, कई थाउजेंड कुंटल में होता है। और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी चाहे जितनी कम हो लेकिन मास बहुत ज़्यादा है, तो इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा हाई होगा। और अगर वो इस हाई मोमेंटम, अब मोमेंटम किस वजह से हाई है, ट्रेन के मास की वजह से, अगर वो ड्राइवर ये सोच के ब्रेक लगा दे कि सामने कोई लेटा हुआ है तो मोमेंटम वेरी हाई है। अगर वो सडनली ब्रेक लगा दे तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। और जब मोमेंटम इतनी हाई वैल्यू से सडनली जीरो होगा तो यहाँ पर मोमेंटम के चेंज का रेट बहुत फास्ट होगा। और जब बहुत फास्ट होगा तो जो फोर्स अप्लाई होगा उस ट्रेन के थ्रू, उसकी वैल्यू भी बहुत हाई होगी। तो जिस वजह से ट्रेन की पटरियाँ क्या हो जाएंगी, ट्रेन की जो बोगीज हैं वो क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी। तुरंत क्या होंगी, पीछे वाली बोगी आगे वाली बोगी को धक्का देगी, उसके आगे वाली को देगी, ठीक, तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो उस एक आदमी या एक पर्सन को बचाने के चक्कर में वो हजारों लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। इसलिए कभी भी कोई ट्रेन का ड्राइवर सडनली ब्रेक नहीं लगाता है। अगर सडनली ब्रेक लगा दे तो यहाँ पर मोमेंटम के चेंज का रेट बहुत हाई होगा। जब रेट हाई होगा तो उस ट्रेन के थ्रू अप्लाइड किए गए फोर्स की वैल्यू भी बहुत हाई होगी, तो वहाँ पर नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ, 2 लॉ पढ़ लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि एवरी ऑब्जेक्ट अप्लाइड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। कहने का मीनिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई फोर्स अप्लाई किया जाए तो वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा एक फोर्स अप्लाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप दीवार पर घूंसा मारो, तो मारा तो हमने है ना दीवार को, लेकिन चोट हमारे हाथों पे लगती है। उसका रीज़न क्या है कि जितना फोर्स हमने यहाँ पर लगाया उतना ही फोर्स इस बोर्ड ने भी हमारे हाथों पर लगाया, ठीक, जिस वजह से हमारे हाथों पर क्या लग गई, चोट लग गई। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है कि अगर इन केस आप कोई बोट है, उस बोट से अगर आप उतरते हो तो जब पीछे वाला पैर हटाते हो तो ऑटोमेटिकली जो बोट है वो पीछे की तरफ खिसक जाती है। क्यों?
क्योंकि अगर पीछे वाले पैर को उठाना है तो फोर्स कहाँ लगाएंगे, आगे वाले पैर पर। ठीक, तो रिएक्शन फोर्स पीछे वाले पैर पर लगेगा, जिस वजह से वो बोट क्या होती है, अपने आप खिसक जाती है। तो हम ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर कभी भी कोई फोर्स अप्लाई किया जाए तो उस ऑब्जेक्ट की अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई भी कभी फोर्स अप्लाई कराएं तो हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं every force applied equal and opposite reaction force। हर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स अप्लाई करता है। कहने का मीनिंग हम बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम कोई भी फोर्स अप्लाई कराएं तो वो ऑब्जेक्ट भी हम पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है। आज तक हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। कल हमारा ये चैप्टर फिनिश होने की कंडीशन में होगा। और ध्यान रखना यहाँ पर, जब हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है।